हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू क्वेरी सीरीज का लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 451, ए मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज। ऐसी मार्केट जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस का सिर्फ एक ही बायर है, उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। मोनोपोली वो मार्केट होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का एक बायर और एक सेलर होता है। मोनोपोली मार्केट की वो सिचुएशन है जिसमें वन सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। डिओपोली मार्केट की वो सिचुएशन है जिसमें टू सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इसके अलावा और भी सिचुएशंस होती हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सी, ये मैंने एक टेबल में इनको समराइज कर दिया है। वन सेलर मोनोपोली, one buyer monopoly, two seller duopoly, few seller oligopoly, few buyer oligopsony। इसके अलावा परफेक्ट मार्केट होता है। परफेक्ट मार्केट एक इमेजिनरी सिचुएशंस है। ऐसी कोई मार्केट हमें नहीं मिलती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। परफेक्ट मार्केट कहती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। There is no transportation cost. There is no advertisement cost. Firm is price taker. तो इसके जो करेक्टर हैं, जो इसके फीचर्स हैं, वो इस टाइप के हैं जो कि अनरियलिस्टिक है। नेचुरली ऐसी कोई मार्केट स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता है। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। किस तरह की सिचुएशन में भी मार्केट हो सकती है। एक होता है मोनोपोलिस्टिक, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं बट लेस देन परफेक्ट मार्केट एंड मोर देन डिओपोली। ठीक है, तो वो क्या होती है? मोनोपोलिस्टिक। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। जो मोनोपोलिस्टिक होता है इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी कि जो कंपनी है वो अपने प्राइस का प्रोडक्ट हाई चार्ज कर सकती है कस्टमर को, ये चीज बता के कि वो उनसे ज्यादा फीचर दे रहे हैं, दूसरी कंपनियों से ज्यादा अपडेटेड टेक्निक्स दे रहे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें जो है प्राइस कंपटीशन नहीं होता। अगर पूछे प्राइस कंपटीशन किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा प्राइस कंपटीशन किसमें होता है? ओलिगोपोली में। क्लियर है? इसमें प्राइस कंपटीशन होता है। मोनोपोलिस्टिक में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, फर्म प्राइस मेकर होती हैं। हर एक फर्म अपने प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस अलग चार्ज कर सकती हैं, कस्टमर को ये बता के कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, डिफरेंट क्वालिटी दे रहे हैं, अपडेट टेक्निक दे रहे हैं, मोर फीचर दे रहे हैं। तो इसमें प्राइस कंपटीशन नहीं होता है। क्लियर है? और ओलिगोपोली में प्राइस कंपटीशन होता है। अगर हम नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें तो ओलिगोपोली में 10 से 12 फर्म्स होती हैं, और मोनोपोलिस्टिक में तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। मोस्टली जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है वो क्या है? मोनोपोलिस्टिक। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे रही हूँ, हर एक चीज में जाएंगे तो बहुत सारे इनके फीचर्स होते हैं। 452, इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। इनमें से किस केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। भाई, अगर फ्यूचर में प्राइस हाई होने वाला है और प्रेजेंट में ऑलरेडी प्राइस हाई है, तो हाई प्राइस पे भी लोग डिमांड क्या है? बढ़ा देंगे। क्लियर है? स्टेटस गुड्स और यू कैन से वेबलन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी इनको कहते हैं। जो लोग जिन गुड्स को लोग अपने सोशल स्टेटस से रिलेट करके देखते हैं, उनमें प्राइस कंपटीशन नहीं होता, उसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होता। ये जितने कम लोग इनको खरीद पाएंगे उतने ही यूनिक होंगे, बिकॉज लोग क्या करते हैं? इनको सोचते हैं कि हमने ये परचेज किए बिकॉज हमारे पास इनको खरीदने की कैपेसिटी है। तो जो चीजें स्टेटस से रिलेटेड होती है उनमें कस्टमर प्राइस बदर नहीं करता है। हाई प्राइस हाई डिमांड, लो प्राइस लो डिमांड। गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
यानी कि ये स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं जिनका इनकम इफेक्ट निगेटिव है और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है तो इसलिए इन पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो पूछा था किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, तीनों के तीनों पे एप्लीकेबल होता है। किस पर एप्लीकेबल होता है, तो डू नॉट अप्लाई, इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, तो तीनों में अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कुछ सिचुएशंस हैं और मोर गिवन वी ऑलरेडी डिस्कस। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मींस स्टेटस गुड। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कई बार इग्नोरेंस की वजह से भी कंज्यूमर जो है सस्ती चीजें नहीं खरीदता है क्योंकि उसको लगता है कि गुड्स अगर चीपर है तो ऑब्वियसली घटिया होगा। दैट्स वाई लो प्राइस होने के बाद भी डिमांड हाई नहीं होती। सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, कोई नेसेसिटी है, इमरजेंसी है, वार की सिचुएशन है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन है तो वहां पे भी प्राइस बॉदर नहीं करता है। हाई प्राइस पे हाई डिमांड होती है और लो प्राइस पे हो सकता है लो डिमांड हो, मतलब वहां पे प्राइस बॉदर नहीं करेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453, विच इज नॉट सोर्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के कौन से सोर्स हैं? फैक्टर दैट गिव राइज टू ओलिगोपोली आर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, पेटेंट राइट के थ्रू ओलिगोपोली क्रिएट की जाती है, कंट्रोल ओवर सर्टेन रॉ मटेरियल, मर्जर एंड टेक ओवर। दीज आर द सोर्स ऑफ ओलिगोपोली। अब उसने पूछा है विच इज नॉट सोर्स ऑफ ओलिगोपोली। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोर्स है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, पेटेंट ऑफ राइट है, तो क्या होगा? नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454, कंट्रीब्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए कंट्रीब्यूशन होता क्या है? कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल, और यू कैन से सेल्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेशन होता है। Variable cost is the cost which is directly related to the level of production. Production increases, cost increases, production decreases, variable cost decreases, production zero, variable cost zero. This is the curve of variable cost. तो contribution क्या होता है? Sales value minus variable cost, और you can say sales minus variable cost, और इसका जो second formula होता है वो होता है fixed cost plus profit. फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ आउटपुट। प्रोडक्शन जीरो, देन कंपनी हैव टू पे फॉर फिक्स कॉस्ट। जीरो प्रोडक्शन पे भी कंपनी को फिक्स कॉस्ट पे करनी होती है, यानी कि इस कॉस्ट का प्रोडक्शन बढ़े कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या रहती है? फिक्स रहती है। दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। प्रोडक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इट रिमेन कांस्टेंट। तो कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपसे यही पूछा है कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455, टेबुलेशन ऑफ डेटा इज अ। टेबल बना के स्टेट्स में प्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो ये क्या है? नीड ऑफ स्टैटिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ए एंड बी बोथ। देखिए जो टेबुलेशन है वो नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 times, what is the probability of getting exactly 2 head? एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता है तो आपको 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता बतानी है। मैंने आपको बताया था कभी भी टोटल आउटकम निकालना हो तो जिस भी चीज के जितने फेस हैं उसे बेस रखिए और जितनी बार उसको टॉस किया जाएगा उसको क्या रखिए? उसकी पावर। कॉइन है, कॉइन के 2 फेस होते हैं, हेड एंड टेल, तो जितने फेस होते हैं वो बेस, और
उसकी पावर जितनी बार उसको टॉस किया गया है। 4 टाइम्स टॉस किया है 4, 5 टाइम टॉस किया है 5, 6 टाइम टॉस किया है 6 एंड सो ऑन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि टोटल आउटकम कितने आएंगे 16। अब क्वेश्चन अराइज होता है एग्जैक्टली 2 हेड लाने का। देखिए हम एग्जाम में बैठ के अगर एग्जैक्टली 2 हेड सोचेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, या तो आप घर से पहले से प्रैक्टिस करके गए हैं, तब आपको पता है कि कितने हेड किस टॉस में होते हैं। 6 टॉस तक की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम में 1 से लेके 6 टॉस तक आता है। या फिर मैं आपको एक फंडा बता रही हूँ, आपने देखा 4 बार टॉस किया है, ध्यान से देखिए कैसे आउटपुट निकालते हैं। टॉस किया है 4 बार और टोटल आउटकम अपना आया है 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ध्यान से देखिए टोटल आउटकम कैसे निकाला, जो फेस है उसकी पावर जितनी बार टॉस किया है उतना रखा। हर चीज के लिए यही एप्लीकेबल होगा, जो फेस होगा वो बेस, और जितनी बार उसको टॉस किया जाए या जितनी बार उसको थ्रो किया जाए वो क्या हो जाएगी पावर। तो 2 की पावर 4 16 हो गया। फिर हमने देखा कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया है और आउटकम 16 है, तो मैंने तुम्हें डॉट्स लगा लिए। अब सोचिए इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको फंडा बता रही हूँ। पहली लाइन में क्या लिखेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड, यानी कि एक एक हेड और एक एक टेल लिखते जाओगे हर जगह पे, हेड टेल। फटाफट स्पीड में लिखोगे आप, जितना हो सकता है उतना स्पीड में इसको करिए। इसमें आपको सोचने की कुछ नीड नहीं होगी, ठीक है। देन एक एक किया, अब दो दो, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, यानी कि सो। अब दो दो हेड और दो दो टेल। उसके बाद क्या करना है, 4 4 हेड और 4 4 टेल। 1 2 3 4 1, ध्यान रखना सबके साथ आए, 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3, शायद एक छूट गया कहीं पे, ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। टेल एक साइड मुझे लग रहा है मैंने कम कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 पूरा है यार, कहाँ छूटा कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3, अच्छा यहाँ पे एक हेड मैंने टेल एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये हो गया, इक्वल हो गई बात। ये हो गए 4 4 हेड 4 4 टेल। इसके बाद 8 1 2 3 4, आप इक्वल स्पेस में बनाना ताकि गड़बड़ ना हो जल्दी जल्दी करने में। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 8 टेल, टी 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। क्या करना है, पहली लाइन हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर दो दो हेड दो दो टेल, फिर 4 4 हेड 4 4 टेल, फिर 8 8 हेड 8 8 टेल। इस तरह से सैंपल स्पेस बन गया। अब इसमें आपको चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड देख लीजिए किसमें है, एग्जैक्टली 2 हेड एक जगह ये हो गई, एग्जैक्टली 2 हेड दूसरी जगह ये हो गई, एग्जैक्टली 2 हेड तीसरी जगह ये हो गई, एग्जैक्टली 2 हेड चौथी जगह ये हो गई, नेक्स्ट में भी एग्जैक्टली 2 है और एग्जैक्टली 2 है। 1 2 3 4 5 6, देखिए और कहीं पे एग्जैक्टली 2 नहीं है, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई अपनी, फेवरेबल आउटकम अपनी हो गई 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपकी हो गई 6, टोटल आउटकम हो गई 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी कि आंसर क्या आ गया 3/8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 457। हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस क्या है, अनुमान क्या है, अ स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन
टूल ऑफ कैलकुलेशन, अ टूल ऑफ ऑडिटिंग, अ टूल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या है? ये है एक स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में एक तथ्य जो आप लिखते हो वो क्या है या कथन है, उसे क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 458, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। अधिकार और दायित्व के समता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है डेलीगेशन से, प्रतिनिधित्व से। सी, principle of parity on authority and responsibility, you can say, according to this principle the manager should keep a balance between authority and responsibility। यानी कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उसे पैरेलल अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम को कर सके। बोथ ऑफ देम शुड बी हैंड इन हैंड। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। ये क्या है? पैरिटी ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल। Moving on the next question, question number 459, which of the following is not management function? Cooperation, planning, organizing, control, or you can say controlling। तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? Cooperation is not the management function। ये तो सभी को पता होगा। Moving on the next question, question number 460, although delay are costly, the cost of eliminating all delay may be even more costly। This thesis is based on the। जब देरी महंगी होती है लेकिन सभी देरियां मिटाने के लिए लगने वाला व्यय और ज्यादा महंगा हो जा सकता है। तो ये धारणा कहाँ से रिलेटेड है? क्विंग थ्योरी से, गेम थ्योरी से, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से, लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो किससे रिलेटेड है? क्विंग थ्योरी से। ये क्विंग थ्योरी होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका। Queuing theory refers to the mathematical statement of formulation of function। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट के थ्रू इसमें क्या बनाते हैं? फंक्शन बनाते हैं। कंजेशंस ऑफ वेटिंग लाइन queues at its core a queuing situation involve two part, someone and something। दो पार्ट में सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है, someone and something that request a service usually referred to as a customer, job और request। ये तीन सर्विसेज में कंसीडर की जाती है। क्लियर है? तो बेसिक सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो एक दो क्वेश्चन में ही सारा टाइम चला जाएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ। ग्रेपवाइन संचारण एक प्रकार का किस तरह का कम्युनिकेशन है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, स्वॉट कम्युनिकेशन। जो ग्रेपवाइन है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सबऑर्डिनेट का अपने बॉस के साथ एक स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर्मली स्ट्रक्चर के अंदर जो बातचीत होती है वो क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल हम अपने घर में बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मल है। फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल है। एक जो लीडर है, मतलब सपोज किसी कंपनी में कोई एसोसिएशन बनी हुई है, मजदूरों का कोई ग्रुप बना हुआ है, एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटीज बनी हुई है, कुछ भी इस तरह का अपना ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? इनफॉर्मल। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है जो आपका हायरार्की लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर सेम हायरार्की लेवल के लोग बातचीत कर रहे हैं, सेम पोजीशन के लोग बातचीत कर रहे हैं, वो हॉरिजेंटल है। और जो ऊपर नीचे की पोजीशन के, यानी कि जो सुपीरियर के साथ बात कर रहा है सबऑर्डिनेट, तो वो कैसा है? वर्टिकल। ठीक है, यानी कि डिफरेंट हायरार्की, जो सेम हायरार्की लेवल पे है वो हॉरिजेंटल है, और डिफरेंट हायरार्की लेवल पे जो होता है वो क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन। सोर्ट एक एनालिसिस टेक्निक है जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये प्लानिंग में हेल्प करती है। क्लियर है दोस्तों? सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए। आपका लाइक एंड कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। आपके फीडबैक को हम कंसीडर करेंगे और जो भी हमसे कमी रह जाएगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462, द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्लाई। स्केलर प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है? A subordinate should have only one superior।
एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होनी चाहिए, ये तो यूनिटी ऑफ कमांड का है। लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ऑल अथॉरिटी मस्ट वेस्ट इन वन सिंगल पर्सन, मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। तो ये क्या होगा, स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 463, यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिस इन। यूनिटी ऑफ कमांड का कंसेप्ट कहाँ होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल पे, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में या लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ये कंसेप्ट कहाँ अप्लीकेबल होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे पुराना स्ट्रक्चर है, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे सब कुछ काम जो है सुपीरियर करता है और फिर सबऑर्डिनेट को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है ऊपर वालों से जो हायरार्की लेवल है, हाई हायरार्की लेवल से लो हायरार्की लेवल को इंस्ट्रक्शन मिलना। सी मेनली हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। सी द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स डाउनवर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी फ्लोस अपवर्ड इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे आती है और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर चलती है, वो क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा पता होना चाहिए, हो सकता है ये स्टेटमेंट लिख के आपसे पूछे कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच स्पेशलाइज्ड आर एडेड टू द लाइन मैनेजर टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट इज कॉल्ड लाइन एंड स्टाफ। यानी कि हर एक चीज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट रखा जाता है, मार्केटिंग का बंदा, फाइनेंस का बंदा, ठीक है ना, तो एचआर का बंदा जो कि भाई उस पर्टिकुलर स्किल रखता हो, ठीक है, टेक्निकल के लिए टेक्निकल बंदे को रखा जाता है। तो हर एक उसमें स्टाफ एक स्पेशलाइज्ड पर्सन रखा जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। अथॉरिटी इसमें कमांड होती है, इसमें कमांड और एडवाइस दोनों होती हैं। डिसिप्लिन की बात करें तो लाइन में स्ट्रिक्ट होता है और कंपैरेटिवली लाइन एंड स्टाफ में लूज होता है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। एग्जीक्यूशन की बात करें तो लाइन एग्जीक्यूट आर जर्नलिस्ट। यहाँ पे जनरल एक बंदा है, उसको सारी चीजों की नॉलेज होती है, वही ऑपरेट करता है। और यहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं, मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट, फाइनेंस का स्पेशलिस्ट, एचआर का स्पेशलिस्ट, तो वो सारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होता है सब कुछ, इसमें कुछ सेंट्रलाइजेशन होता है और कुछ क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। एप्रोप्रिएट फॉर, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें कम नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके लिए यूजफुल होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज हो जाता है, तो लाइन एंड स्टाफ इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 464, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। What will be the impact on the cash reserve of commercial bank if Reserve Bank of India conduct a sale of security? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सिक्योरिटीज को सेल करती है तो कमर्शियल बैंक के रिजर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करती है तो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी को खरीदेंगे, यानी कि उनका रिजर्व क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो खरीदेंगे तो कैश फ्लो आरबीआई के पास चला जाएगा और उनका जो रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ फाइनेंस कमीशन। इनमें से कौन सा फाइनेंस कमीशन के प्रीव्यू के अंदर काम नहीं आता है। शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का प्रोसीड को शेयर करना। Recommending principle for governing the grant in aid to the state by the center, सेंटर जो है रेकमेंड करती है या किस तरह से ग्रांट को वो करना चाहिए, वो सजेशन देना, ये सब काम आता है। Recommendation on the matter referred to it by the president for the interest of sound finance, साउंड फाइनेंस के लिए यानी कि सुदृढ़ वित्त के लिए जो प्रेसिडेंट है उसकी रिकमेंडेशन से उसको चीजों को देखना होता है, मैटर्स को देखना होता है। तो ये भी फाइनेंस कमीशन का काम है।
preparation and periodical revision of electronic rolls. This is not the function of finance commission. यानी कि only D is the right answer. This is not the function of finance commission. Moving on the next question. Question number 466. SWOT is related to. मैंने पीछे भी SWOT आया था तो आपको बताया था. SWOT is related to planning. यानी कि हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एनालिसिस करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं. Moving on the next question, question number 467. The technique of carrot and stick is used for. Carrot and stick टेक्निक किस चीज के लिए यूज की जाती है? कैरेट एंड स्टिक टेक्निक यूज की जाती है मोटिवेटिंग टेक्निक, मोटिवेट करने के लिए. अगर अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा कैरेट, अगर आप गलत काम करोगे तो स्टिक मिलेगी यानी कि पनिशमेंट मिलेगी. तो ये क्या है? मोटिवेटिंग टेक्निक है. Carrot and stick motivation is a motivational approach that involve offer carrot a reward for good behavior and a stick a negative consequence for poor behavior. मैंने ये चीज बताई आपको कि भाई अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत करोगे तो स्टिक मतलब नेगेटिव बिहेवियर. It motivates staff by creating external goal and desirable reward for employee who can alter their behavior and performance. It is simple and effective form of feedback for employees. क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 468. इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. सबसे पहले मैं एक एक ऑप्शन को आपको बताऊंगी. देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो अंडरटेकिंग होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की थ्रू ही चलती हैं, गवर्नमेंट ही इनको फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट ही कंट्रोलिंग करती है, सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. पब्लिक कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन होती है जिसमें जनरल पब्लिक का शेयर भी होता है. यानी कि ऐसी कंपनियां जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर सोल्ड होते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं. कि लोगों का पैसा जिसमें लगा होता है उसे क्या कहते हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशन और पब्लिक लिमिटेड कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट की शेयर्स की होल्डिंग 51% और मोर होती है. तो इंडियन रेलवे क्या है? इंडियन रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. सी, जो अपना इंडियन रेलवे है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, टेलीग्राम है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, ये किसके एग्जांपल है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. आपका जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वही इनको रेगुलेट करता है, वही फाइनेंस करता है, सबकी देख रेख रूल रेगुलेशन वही करता है. बट दीज आर नॉट गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. अथॉरिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ये कुछ सही हो सकता है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर. भाई अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी भी दी जाती है.
डॉगलस मैकग्रीगर, एक्स वाई थ्योरी है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन